नमस्कार और जय हिंद। बिहार चुनाव से जुड़े इस खास शो लाइव इलेक्शन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। इस शो में आज हम बात करेंगे सियासी दलों के कारपेट कैंपेनिंग की और बिहार की चुनावी रैलियों में उठ रहे अलग अलग मुद्दों की। बात हम चुनाव में मल्लाह बनाम मुसलमान के मुद्दे की भी करेंगे और चर्चा इस बात भी की करेंगे कि इससे चुनावी समीकरण कितने प्रभावित हो सकते हैं। सीवान के रघुनाथपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में अपराध और जंगलराज को लेकर महागठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी ओसामा का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। सीएम योगी ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों से सावधान रहने की अपील की और कहा कि बिहार को फिर से जंगलराज की ओर नहीं जाने देंगे। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र में ही देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। सीएम योगी की रैली में बुलडोजर की भी तस्वीर दिखाई दी। सीएम योगी का बुलडोजर से स्वागत किया गया और यहां पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें दिखाइए एक बार फिर से। किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभालने में लिए योगी ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया है और प्रतीक स्वरूप ये बुलडोजर आज रैली के सामने रखे गए थे। एक बार फिर से दिखा दीजिए बुलडोजर की तस्वीरें। ये देखिए, ये फ्रेम में बुलडोजर रखे गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए, क्योंकि बुलडोजर बाबा के नाम से भी योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ रमनीश वत्स होंगे, नेता बीजेपी के, थोड़ी देर में मेरे साथ अजय पासवान होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ मधु मंजरी होंगी, प्रवक्ता आरजेडी के, मेरे साथ मनोज लालदास मनु होंगे, नेता जेडीयू के, और नवीन उपाध्याय होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं अजय पासवान जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है और सवाल ये, ओसामा जैसा नाम वैसा काम। अब जब आप शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देंगे तो जंगलराज भी आपको पीछा करेगा और राजनीति में अपराधियों के इस्तेमाल किस तरह से आरजेडी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह सवाल भी आपका पीछा करेगा। कांग्रेस पार्टी से मेरा मतलब महागठबंधन से है। देखिए चौरसिया जी, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, हम लोगों के आइडियल भी रहे हैं, तो आपने बिहार को बड़ी गंभीरता के साथ देखा है। आप ये मुझे बताइए कि ब्रह्मेश्वर मुखिया का जो हत्यारा है उसका बेटा किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, ये तो बताना होगा ना। जो एनडीए के लोग हैं जो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं उनको तो ये बताना होगा कि अपराधीकरण किसने किया है। अनंत सिंह किस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर गोविंदगंज से जो उम्मीदवार है वो किस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो किसी बात को लेकर रिजिड होना, ये राजनीति का जो अपराधीकरण की जो छवि महागठबंधन को पेश किए जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल जो अपराध और आपराधिक घटनाएं जो लगातार हुई है नीतीश कुमार के शासन काल में, जिसमें भी आप एनसीआरबी का डाटा देख सकते हैं, कई ऐसे चीजें हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं। अस्पतालों में भर्ती हुआ मरीज जो है उस पर गोलियां चल गई, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से गड़बड़ हुआ, पटना क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा। तो ये तमाम चीजें हुई हैं। ये उदाहरण दर्शाता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जो अपराध हुआ और जो महाजंगल राज की घटनाएं हम लोगों ने देखा है, जिसका उदाहरण पूरे देश में हुआ है, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और राजनीति में जो विशेष मुद्दाएं हैं महागठबंधन की, जो बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर है, ये मुद्दा है असल में चुनाव का। आपको ये मुद्दा लगता है, लेकिन रमनीश वत्स जी कैसे डिफेंड कर पाएंगे? ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया तो आपने भी दिए हैं। आनंद सिंह कौन है ये बताइए। ये भी बताइए कि आनंद मोहन सिंह के बेटे जो टिकट लड़ रहे हैं वो किस पार्टी से लड़ रहे हैं, जरा इसका भी खुलासा कर दीजिए। ये लोग क्या है, ये कोई दूध के धुले हुए हैं? सही तो पूछा ना अजय पासवान जी? बिल्कुल सही है दीपक जी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, धन्यवाद। और मैं बात करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि आज ये सारी खलबली क्यों मची है। खलबली मचने का कारण, मूल कारण मैं मानता हूं कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ हमारे उत्तर प्रदेश के सूबे के सीएम जैसे ही वहां पहुंचे हैं
और कांग्रेस पार्टी और खास करके राजद के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो सब के सब डरे हुए हैं, भयभीत हैं। आज बात करूं कि बिहार में जहां आरजेडी के राज में अपराधी छत पर चढ़कर जश्न मनाते थे, वहीं आज बात करें कि योगी जी जैसे ही वहां पे पहुंचे तो इनको लगता है कि जिस तरह का छवि लेकर के योगी जी आए हैं, कहीं आम जनता यदि उनके तरफ हो लिया तब तो हमारा बंटाधार होने वाला है। और आज बात करूं कि आज जिस तरह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जितने घोषणा पत्र हमारे जो सामने आए हैं और जिस तरह से विकास का जो बयार प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए और खास करके नीतीश कुमार जी, आज मुझे लगता है उससे भी खलबली मची हुई है। मुझे देखना होगा कि विपक्ष का आज जो गठबंधन जो है, कल की बात करें, घोषणा पत्र आखिर जारी हुआ, लेकिन उस पर सिर्फ तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर लगी। राहुल गांधी या कांग्रेस का जो है प्रतिनिधित्व बेहद न्यूनतम नजर आया। यह साफ दिखाता है कि कांग्रेस और आरजेडी ने पोट्री मारी की है, उसका दर्जा घटा दिया है और गठबंधन के अंदर सदस्यता ही उसके लिए कमी बन गई है। और मुझे लगता है कि आपने भाषण तो दे दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आनंद मोहन सिंह जी, अनंत सिंह, हाँ, इनके जो परिवार वाले और अनंत सिंह जो खुद लड़ रहे हैं, वो कोई दूध के धुले हुए हैं क्या? इसका भी जवाब दीजिए ना रमनीश जी। हवा में बात मत करिए, भाषण मत दीजिए। अगर ओसामा साहब जिसके ऊपर एक भी केस नहीं है, अगर वो जंगल राज का प्रतीक है, तो ये लोग कौन है? ठीक है, आप ये बताइए कि क्या वो अनंत सिंह जो मोकामा के पूर्व विधायक है, कोई आतंकवादी है क्या? क्या उनका क्या अपराध है? कौन सा ऐसा संगीन अपराध कर दिया उन्होंने? और ओसामा, बताइए कि इतना बड़ा जो अपराधी जिसके ऊपर 44 कम से कम 44 से ज्यादा हत्या का आरोप रहा हो, उसका बेटा को आज जैसा बात करते हैं। अनंत सिंह जो हैं वो आपको अपराधी दिखते नहीं हैं और ओसामा साहब दिखते हैं। गजब बात करते हैं रमनीश जी। नहीं, बिल्कुल, जो अपराधी है उसको अपराधी की संज्ञा दी ही जाएगी ना। तो अपराधी की संज्ञा बोलिए, अनंत सिंह भी अपराधी है। बोलिए, अब अनंत सिंह भी अपराधी है। नीतीश कुमार ने कैसे छुटाया सब जानते हैं। मनोज दास जी बताइए, क्यों छुटवाया नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को? इस सवाल का भी जवाब दीजिए। नमस्कार दीपक जी, सभी लोगों को, नवीन उपाध्याय जी को विशेष नमस्कार। आपका प्रश्न लाजमी है और हमारे अजय पासवान जी ने भी प्रश्न बहुत ही लाजमी किया था। मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये अनंत सिंह जब आरजेडी के साथ में थे तो वो पुजारी थे क्या? उनकी पत्नी आरजेडी से विधायक थी ना? अरे तब उस समय वो जंगल राज की बात आप लोग करते हैं ना, वो थोड़ी करते हैं क्या? जंगल राज की बात आप लोग करते हैं ना। आप लोगों की तरफ अपराधी नहीं होना चाहिए मनोज दास जी। इनकी तरफ हो जाएगा तो चलेगा, ये तो जंगल राज वाले हैं। नहीं तो ये कैसे हो जाएगा? इनको कहने से हो जाएगा क्या? उसी को तो जनता जवाब देगा। आनंद मोहन जी का ये नाम अभी आपने लिया चौरसिया जी, तो आनंद मोहन जी के जब 2009 में उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ रही थी, 9 में या 14 में या जब भी लड़ रही थी, तो कांग्रेस ने उनको शिवहर से अपना उम्मीदवार बनाया था। उस समय आनंद मोहन जी क्या थे, पहली बात। दूसरी बात कि 2020 के जब गठबंधन का चुनाव हो रहा था, वो महागठबंधन में राजद के शिवहर से उनके पुत्र और सहरसा से उनकी पत्नी लवली आनंद जी चुनाव लड़ रही थी। उस समय आनंद मोहन जी क्या था, सहरसा के पुजारी थे क्या? और आज बहुत बड़े अपराधी हो गए हैं क्या? देखिए, मैं आपको पूरी तरह से कहता हूं कि मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन मैं आपके साथ जब थे तो वो भगवान थे, हमारे साथ आ गए तो हैवान हो गए। आपके साथ थे तो पुजारी हो गए, मेरे साथ आ गए तो अपराधी हो गए। ये कौन आपका तत्मा है? लेकिन शहाबुद्दीन जी के आतंक की घटनाएं पूरे जोर शोर से चलती थी, इसीलिए लोग आज उनको याद करते हैं। चौरसिया जी, आप बताइए, अनंत सिंह के ये 5 घटना बतावे,
ये 5 घटना बतावे। चलिए नवीन उपाध्याय जी से पूछ लेते हैं। आनंद मोहन जी की 5 घटना बतावे। अनंत सिंह की तो क्या, मैं आनंद समझ मोहन लूं, की? जब इनके साथ थे नहीं, अनंत नवीन सिंह उपाध्याय जी जी से पूछ लेते हैं, और उनके पास आनंद जानकारी मोहन ज्यादा जी, होगी। तब नवीन इनका उपाध्याय जी, क्या हुआ तो एनडीए इसको बताइए। डिफेंड कर सकता है कि उन्होंने आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसे लोगों के से जुड़े हुए लोगों को टिकट दिया है? क्या एनडीए इस बात को डिफेंड कर सकता है जब वो राजनीति में अपराधीकरण की बात करता है? तब छोटा जवाब। नवीन उपाध्याय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या? हाँ हाँ, आ रही है आपको। अब मेरे से सवाल है, ठीक है। हम इसका जवाब देते हैं। देखिए, इस पूरे डिस्कोर्स को अभी जो हम सुन रहे थे, इससे यही लगता है कि हर कोई एडमिट कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि बिहार में हर पार्टी जो है में अपराधी और करप्ट छवि के लोग हैं, और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। अगर ओसामा पर सवाल उठाते हैं तो आपको डेफिनेटली, अगर वो शहाबुद्दीन का लड़का है तो चेतन आनंद भी आनंद मोहन के लड़के हैं। चेतन आनंद को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ था, शहाबुद्दीन को भी लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ था, तो ऐसे आनंद मोहन को हुआ था। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि कोई पार्टी राजनीति में क्रिमिनल एक्शन और करप्शन को अपोज कर रहे हैं बिहार में, वो नहीं है। आपको दीपक जी केवल ये वो पास्ट में मत जाइए, 1 सप्ताह पहले की बात कह रहे हैं। अनिल साहनी कन्विक्टेड थे। अनिल साहनी जब बिहार से एमपी थे, उन्होंने फेक सबमिशन किया था, फेक बिल्स का, और जिसके कारण वो कन्विक्ट हुए। 1 सप्ताह पहले बीजेपी ने उनको इंडेक्ट कर लिया, 1 सप्ताह पहले। तो आप किस मुंह से करप्शन का आरोप लगा सकते हैं? और अगर आप आनंद मोहन की बात कर रहे, इसकी अनंत कुमार की बात कर रहे हैं, अनंत सिंह की बात कर रहे हैं, तो आपको आश्चर्य हो रहा है कि लोग अनंत सिंह को डिफेंड कर सकते हैं। हम आपको एक घटना बता रहे हैं, और जो भी हम बात कर रहे हैं पूरी प्रामाणिकता से, और कोई इसको चैलेंज करेगा तो हम प्रूव करेंगे इसको विटनेस लाकर। ये आपको 1999 का इलेक्शन था या कौन सा इलेक्शन था याद नहीं आ रहा, उसी के आसपास की बात है। उस समय नीतीश कुमार इलेक्शन लड़ रहे थे, और अनंत सिंह ने उनका ऑफिस खोलने तक से उनको अलाउ नहीं किया था। बाद में हमको याद है, विनय जी के घर पर अनंत सिंह नीतीश जी रहते थे, वहां पर हमारी बात हुई थी, और दूसरे पत्रकार को हम लोगों ने बुलाया जिनके संबंध अनंत सिंह से अच्छे थे, और उसके बाद वो ऑफिस उनका खुल सका था वहां पर। तो ये पूरे फ्रेजर रोड को अनंत सिंह ने कैप्चर कर लिया, और आज इतने सालों तक जेल में, इतने भयानक अपराध में, हम जिनका नाम यहाँ पर लेने में भी आप नाम भी नहीं ले सकते हैं, क्या क्या उन पर चार्ज है। जाइएगा एक बार उनके विलेज में जाइए तो पता लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसी पार्टी को बिहार में ये कहना कि वो क्राइम और करप्शन से अलग है, ये टोटल बेईमानी है। हर पार्टी के लोग बिहार में क्राइम और करप्शन में कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं, और उसके नेता को कास्ट लाइन पर प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले चुनावी रंग की तरफ, क्योंकि आज कैंपेन में एक तरफ योगी आदित्यनाथ थे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी। बिहार के चुनावी महाघमासान में आज राहुल गांधी भी उतरे। करीब 2 महीने के बाद वे एक बार फिर रैली करते दिखे। तेजस्वी के साथ उन्होंने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर सीधा हमला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का सिर्फ चेहरा आगे है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। नीतीश जी, तेजस्वी जी ने कहा, नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है, और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना करते हैं। जो भी करवाना है करवा दो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा दो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे।
वहीं तेजस्वी यादव ने आज रैली में अपराध और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो उनका कितना ही अपना और करीबी क्यों ना हो। तेजस्वी ने कहा बिजली 200 यूनिट फ्री में देंगे, तो ये सरकार कहती है 20 साल से याद नहीं था फ्री में देने का। हम बोले तब बोलते हैं 125 यूनिट फ्री में देंगे, पहले कहा थे। हम बोले पेंशन 1500 बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है चुनाव को देखते हुए 20 साल में 400 से 1 रुपया भी बढ़ाया। जब तेजस्वी बोला तो आनंद फानंद में चुनाव देकर के सरकार नकलों की तो 1100 की 2000 कर देते। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। और देखिए सरकार बनेगी, चाहे अपना हो या पराया, जो अपराधी अगर गलत काम करेगा उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी भिजवाने का काम करेगा। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसी पर बात करने के लिए बीजेपी से मेरे साथ रमनीश वत्स, कांग्रेस से अजय पासवान, आरजेडी से मधु मंजरी, जेडीयू से मनोज लाल दास मनु और नवीन उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। मधु मंजरी जी, आपसे जानना चाहूंगा, अपराधी अपना भी होता है? अनम्यूट कर लीजिए। मधु जी, सवाल का जवाब दीजिए, क्या अपराधी अपना भी होता है? अपराधी चाहे अपना हो या पराया, अपना अपराधी क्या होता है भाई? यानी अपराध को आप अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, नहीं, बढ़ावा देने की बात नहीं है। कहने का, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कहने का मतलब अपना और पराया से ये है कि अगर अपने लोग भी गलत करेंगे तो उनको भी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आज कल होकर के अपने लोग गलत करेंगे तो उनको सजा नहीं मिलेगी। उनका कहने का मतलब है कि अपने लोग हो या पराये लोग हो, इसका मतलब अपने लोग जैसे आरजेडी के लोग हो या महागठबंधन के लोग भी अगर कुछ गलत करते हैं तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। कहना सीधा सरल है, इसमें तो बहुत ज्यादा कोई लाग लपेट वाली तो बात बोली नहीं है कि हाँ इसमें ज्यादा बोलने की बात है। नहीं, इंप्रेशन तो जा रहा है अपना हो या पराया, यानी अपने अपराधी हैं अभी आरजेडी के अंदर, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मधु मंजरी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, सीधे रमनीश वत्स जी के पास चलेंगे। रमनीश वत्स जी, क्या कहना चाहते हैं तेजस्वी यहां पर? तेजस्वी यादव कितना भी अपने आप को ये बात भुलाना चाहें कि अपराधी को ये टिकट नहीं देते हैं, अपराधी से इनका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जंगल राज का जो ठप्पा लगा हुआ था इनके ऊपर, इनकी ऐसी परिपाटी ही रही है। और आज भी इनके लोग जो हैं कट्टे और गोला बारूद लेकर के चलते हैं चुनाव में। ये चुनाव को, यदि परिणाम को बदलने के लिए हर संभव इन्होंने प्रयास किया था पिछले चुनाव में 2020 की बात करें। और आज भी मैं बात करूं कि आप अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी अनंत सिंह के बारे में, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं दीपक जी कि वाकई में अनंत सिंह के ऊपर उस तरह के संगीन अपराध नहीं है जिस तरह के अपराधी इनके साथ जुड़े हुए हैं। आज भी अनंत सिंह को आप जाएंगे अरे अपराधी होता है रमनीश जी, कैसी बात कर रहे हैं? की बात करें, मतलब अपराधियों की कैटेगरी बनाएंगे आप? अपराध की भी कैटेगरी बनाएंगे कि ये छोटा अपराध है या बड़ा अपराध है? जिसके लिए एक दिन की भी सजा हो वो अपराधी है। आ रहा हूं, अपराधियों से जो सनी हुई पार्टी है उसके बारे में भी तो हमें उजागर करना होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से जनता के बीच में सीधा संपर्क, खास करके मोकामा के क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ अनंत सिंह की दिखती है। और उनके क्षेत्र में आप जाइए, अपनी स्वतंत्र, अरे भजन करते हैं इसलिए मजबूत पकड़ है क्या? बंदूक चलाते हैं, AK-47 लेकर घूमते हैं इसलिए मजबूत पकड़ है रमनीश वत्स जी, भूलिए मत इस बात को। AK-47 लेकर घूमते हैं इसलिए मजबूत पकड़ है, भजन करते हैं इसलिए
मजबूत पकड़ नहीं है। अनंत सिंह अपने स्पष्ट और निर्भीक बयान के लिए जाने जाते हैं, बिना झिझक अपनी बात तो रखते हैं, कम से कम उनके समर्थक उनको जनता का रक्षक मानते हैं, खासकर अपराधियों के खिलाफ खड़े होने की भी छवि के कारण। और ये बात को समझना होगा। अभी मैं बोलूं अपने रिसर्च टीम को कि दिखा के बता दे कि अनंत सिंह पर कौन कौन से मुकदमे हैं, आ जाएंगे 10-12 के खून के तो आ ही जाएंगे। रमनीश जी किसको डिफेंड कर रहे हैं भाई? देखिए लेकिन हाँ, बहुत बढ़िया सवाल। मैं इस बात को बस मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था दीपक जी। एक उस बात को भी मैं दोहराना चाहूंगा, आरजेडी के शासन काल में किस तरह के नरसंहार हुए थे। बथानी टोला नरसंहार जानते हैं ना? अरे वो एक दूसरी दिक्कत थी, मैं अपराधियों की बात कर रहा हूँ। काहे नहीं बात करेंगे भाई, काहे नहीं बात करेंगे? दलित की बात वो कर रहे हैं एक ना, राहुल सामाजिक गांधी जी दिक्कत थी। ये आपराधिक मानसिकता की बात है। जिस अनंत सिंह को आप महान बता रहे हैं, जिस अनंत सिंह को आप जनता की आवाज बता रहे हैं, वो अनंत सिंह भजन करता है इसीलिए फेमस नहीं है मोकामा के इलाके में। अच्छा, AK-47 लेकर चलता है इसीलिए फेमस है मोकामा के इलाके में। सुनिए, नहीं साहबुद्दीन कौन था? मैं कहा बोल रहा हूँ साहबुद्दीन कोई भजन करता था? मैं बोल रहा हूँ साहबुद्दीन एक क्रिमिनल था, आतंकी था ना? नहीं, क्रिमिनल था ना? तो वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, कितना भी भुलाना चाहें राजद के प्रवक्ता लेकिन कानून नहीं, गुंडों का शासन चला करता था। ये बात हम बार बार दोहराएंगे। 1990 और 2005 तक बिहार में कानून की जगह गुंडा राज जो बोला करता था। चलिए यही कह सकते हैं, और बलात्कार की अपने तरफ के अपराधियों को आप डिफेंड करेंगे और दूसरे तरफ को गाली देंगे, ये ठीक नहीं है। उनके ऊपर राजनीतिक टीका टिप्पणी करेंगे, ये ठीक नहीं है रमनीश जी, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। दीपक जी, आप सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जिसको जहां जीत दिखाई देती है उसको वो टिकट दे देता है, बस। कैसे रहेंगे आप? नहीं, यही तो अंतर है। आज हम जब उद्योग की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उस समय भी तो उद्योग चलता ही था ना। आरजेडी के शासन में किस तरह से अपहरण और फिरौती वाला उद्योग चलता था ना, जहां पे व्यापारियों को उठा लिया जाता था, डॉक्टरों को लिया जाता था, और IAS IPS की वाइफ को भी उठा लिया जाता था। 25 साल से एक ही रिकॉर्ड बना रहे हैं आप। अपहरण आम बात थी। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर भय का पर्याय बन चुके थे। ये सारे जिले जो है ना, भय का पर्याय। वहां पे 6 रमनीश जी रुक जाइए, मुझे एक और गंभीर सवाल की तरफ, अजय पासवान की तरफ चलना है। पासवान जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री को चुनाव से पहले जो भी बोलो वो कर देंगे, बोलो वोट देंगे, मंच पर नाचो तो वो नाचेंगे, ये कैसी जबान है लीडर ऑफ अपोजिशन की देश के प्रधानमंत्री के लिए? पिछले विगत कुछ समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो अपना जो कैरेक्टर अपनाया है, कई रोल उन्होंने अपनाए हैं। लास्ट इलेक्शन, कहीं भी इलेक्शन में आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कई रंग बदले हैं। तो वो चीजें तो राहुल जी ने जिस तरह से कहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, तो ये सामने पहले हो चुका है। किस तरह से बंगाल चुनाव के दौरान या फिर बाकी तमाम जगहों पे जिस तरह से रंग रूप उन्होंने बदला है, तो ये चीजें तो पुनरावृत्ति की हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं उनसे कि प्रधानमंत्री कौन सा रूप लेकर आएंगे बिहार में। अभी तो ये उनका शायद चौथा या तीसरा दौरा था, अभी और भी चीजें हैं। मैं रमनीश जी की बात को थोड़ा सा कह दूं कि वो काफी उत्साहित थे कि बथानी टोला हत्याकांड हुआ था, तो ये मुझे उस बात को लेकर करेक्ट भी करे कि बथानी टोला जो हत्याकांड में जो अमीर दास आयोग का गठन किया गया था, उसकी रिपोर्ट तक नहीं आई और उसको भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने जो है खत्म कर दिया। तो ये दलितों के हितैषी थे क्या? जिस तरह से ये इतना उत्साहित है अपराध को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, और ये जंगल राज की बात कर रहे थे, ये लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। ये पूछिए कि इनके जो माननीय MP है संजय जायसवाल, जो इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 4-5 दिन पहले उनके ऊपर रंगदारी मांगा गया है। तो सरकार इनकी है, डबल इंजन की सरकार है, एक महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, तो उसके साथ ये घटना, तो ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, रमनीश जी बीच में नहीं, रमनीश जी बीच में नहीं, मुझे एक और एंकर लिंक लेना है। मुझे गृह मंत्री अमित शाह की कैंपेनिंग भी दिखानी है। तो आज गृह मंत्री ने क्या किया वो भी दिखा देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दरभंगा के अलीनगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में आतंकवाद और कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म कर लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का मुद्दा उठाया। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? भाइयों बहनों,
एक कांग्रेस पार्टी है लालू एंड कंपनी धारा 370 को 70 साल से बचाकर बैठी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सफा। मोदी जी ने यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो सीधे चलते हैं इसी को समझने के लिए नवीन उपाध्याय जी के पास। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या बिहार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर, कश्मीर, धारा 370 इस तरह के राष्ट्रीय मुद्दे भी क्या सुनाई देंगे? चलिए, नवीन जी हमारे पास नहीं है, बीजेपी और आरजेडी के नेता भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। फिलहाल लेते हैं ब्रेक के पास वापस आएंगे तो एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। बड़ा मुद्दा है मल्लाह वर्सेस मौलवी। क्या मल्लाह को डिप्टी सीएम बनाकर मुसलमानों से सिर्फ दरी बिछवाना चाहते हैं तेजस्वी यादव? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।